Good morning, students. Good morning, ma'am. Is my voice clear to you, बच्चों? Yes, ma'am. चलो. So Yes, literature ma'am. में ठीक है. Literature में what were we are studying? Ma'am, chapter number 3. Chapter number 3. बच्चों ये बताइए आपको जो आपकी बुक की फर्स्ट पोएम है वो लर्न हुई कि नहीं? मैम थोड़ी सी हुई है. आप लोगों को एटलीस्ट 8 लाइन ऑफ दिस पोएम यू हैव टू लर्न. ओके? ओके मैम. हाँ, बहुत लॉन्ग पोएम है आपकी ये वाली, लेकिन कम से कम 8 लाइंस तो आपको लर्न होनी चाहिए, 8 to 10 लाइंस. और ओके मैम. ट्यूसडे को यू हैव टू रिसाइट दिस पोएम. ठीक है? लर्न मैम करके 8 लाइन. हाँ 8 लाइंस आपको सुनानी है. मैम ट्यूसडे को. हाँ ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी ना नेक्स्ट. यस मैम. मंडे तो आपका साइंस और मैथ होगा, उसके बाद ट्यूसडे को आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लास है ना? यस मैम. टाइम टेबल बना लिया है कि नहीं, पता है कि नहीं टाइम टेबल सारा क्लासेस का? यस मैम. चलो ठीक है. अब है यस मैम. कल तो खूब सारे मैंगो खाए हैं आपने, है ना? लेके जा रहे थे ना ढेर सारे मैंगोज. यस मैम. अच्छे नहीं थे क्या? इतना लो रिस्पांस दे रहे हो, बेकार थे क्या? मैम अच्छे थे. चलो. So now let's come to the chapter number 3, how a mistake led to the Nobel prizes. एक मिस्टेक है नोबेल प्राइजेस के लिए. चलो स्टार्ट रीडिंग इट. सबसे पहले सृष्टि, जो फर्स्ट पेज है उसका जो कितने पैराग्राफ थे इसमें? 3. तो इसको पढ़िए आप. Rabindranath Tagore was the first person of India origin and also first Asian to be awarded the Nobel Prize. He received the Prize of Literature in 1913 for his book Gitanjali. पूरा पढ़ना है बेटा. C.V. Raman received the Nobel Prize for Physics for his work on the scattering of light for the discovery of the Raman effect, named after him. Mother Teresa is the only Indian woman to have received the Nobel Prize for Peace in 1979. She was bestowed with this award for work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress, which also constitutes a threat to peace. Amartya Sen was awarded the Nobel Prize for Economics and at the contribution to welfare economies. So Satyarthi कैलाश. Satyarthi received the Nobel Prize for Peace of struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education.
He shared his prize with Malala Yousafzai Pakistan. of Pakistan. हाँ, say it, यूसुफजई, बोलिए। Yousafzai. हाँ, मलाला यूसुफजई। चलो, now let's see the meaning of this paragraph. तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अब देखो ओरिजिन और सिटीजन में क्या डिफरेंस है। ओरिजिन क्या होता है बच्चों? इंडियन ओरिजिन, मतलब जैसे अभी आपको है ना, समित है, समित कहाँ का है? इंडिया का है, लेकिन समित के जो उसका रहना है यहाँ पर, समित को छोड़ दीजिए, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, वो इंडियन है, उसके पेरेंट्स इंडियन है, लेकिन उसका जन्म कहाँ पर हुआ है? किसी और जगह पर हुआ है, फिर भी उसके पास पासपोर्ट इंडिया का है, मतलब उसको इंडिया में उसने रहने के लिए पासपोर्ट बनवाया है, वो यहाँ के लिए रहने के लिए एलिजिबल है, उसको क्या कहेंगे? इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन इंडिया का सिटीजन नहीं है। लेकिन इंडियन सिटीजन कौन होता है? जो इंडिया में ही जिसका बर्थ हुआ हो और वो इंडिया का ही नागरिक हो, ठीक है। ओरिजिन Yes, है ma'am. लेकिन वो इंडिया में रहते नहीं है, कहीं और रहते थे, फिर इंडिया का पासपोर्ट भी है उनके पास, इंडिया में भी रह सकते हैं, तो वो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इंडिया के सिटीजन नहीं है। समझ रहे हो बात? Yes, ma'am. हाँ, चलो। So Rabindranath Tagore was the first person of Indian origin and also first Asian to be awarded the Nobel Prize. रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, उनको फर्स्ट ऐसे वो एशियन और व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। He received the prize for literature in 1913 for his book गीतांजलि। अब देखो, इस बुक का नाम आपको पता चला है कि गीतांजलि करके एक बड़ी बहुत महान बुक है, जिसके बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो फर्स्ट थे, जिसकी वजह से उनको ये प्राइज मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो आपके मन में बच्चों, एज अ चिल्ड्रन, एज अ स्टूडेंट, आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस। गीतांजलि में ऐसा क्या था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी फर्स्ट ऐसे एशियन सिटीजन बने, सॉरी एशियन बने, जिनको ये प्राइज दे दिया गया। तो आप लोग अगर मन करे, अगर इंटरेस्ट हो, तो एक बार गीतांजलि के बारे में जानिएगा कि वो कैसी बुक है, क्या है। सो सीवी रमन, सीवी रमन received the Nobel Prize for Physics for his work of scattering of light and for the discovery of Raman effect after him. So सीवी रमन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनके काम पर, किसमें? रमन किसी इफेक्ट की खोज है ना, रमन इफेक्ट मतलब रमन के प्रभाव की जो खोज है, उसके लिए उनको ये प्राइज मिला था। और ये उन्होंने फिजिक्स में ये काम किया था, फिजिक्स सब्जेक्ट में उन्होंने ये काम किया था, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला गया था। जो लाइट होता है ना, लाइट का जो प्रकाश का जो रेज होता है, उसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया है फिजिक्स में। सो इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको फिजिक्स भी पढ़ना है। So, Mother Teresa is the only Indian woman to have received the Nobel Prize for his award for work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress, which also contributes a threat to peace. तो शांति के लिए और गरीबी से जो स्ट्रगल था, गरीबी से और भुखमरी से, जो गरीबों का जो हाल था, उससे बचने के लिए उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। मतलब ये ऐसी पहली लेडी थी जो इंडिया के लोगों का इतना इन्होंने सेवा किया है, मतलब किसी के कोई भी ऐसी बीमारी होती थी जो मतलब कंजेक्टिव्स होती थी, जो छूने से भी फैलती थी, फिर भी ये उससे बुरा नहीं मानती थी, ये मतलब बहुत अच्छे से दूसरों की सेवा करती थी। और इन्होंने शांति के लिए बहुत काम किया। इनका ये एक मोटो था कि लाइफ में जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीबी है, जितने भी बीमार है, दुखी लोग हैं, भूखे लोग हैं, उन सबको सेवा करनी चाहिए। इन्होंने अपना पूरा लाइफ दूसरों की सेवा में बिता दिया। और इन्होंने अपने जैसी कई सारी ऐसी और भी नर्सेस थी जो इनके साथ काम करती थी, जो दूसरों की सेवा में एकदम पूरी तरह से डेडिकेटेड। और इसी वजह से मदर टेरेसा को भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि आप किसी का सेवा करते हो। हाँ
मैम सेवा करते मैम, जो मैम नन्स बोलते हैं ना इनको। हाँ, इनको नन्स बोला जाता था। जो जितनी भी लेडीज सेवा करती थी, एक ड्रेस पहनती थी ना, व्हाइट कलर का ड्रेस पहनती थी और लोगों की सिर्फ सेवा करती थी। मतलब उनको अपनी फैमिली से या कुछ किसी चीज का कोई स्वार्थ नहीं रहता था। वो सिर्फ पूरी लाइफ उनकी किसके लिए डेडिकेटेड थी? गरीबों के लिए और जो बीमार थे उनके लिए। मतलब मदर टेरेसा ने तो आश्रम भी ऐसे बनवाए थे, हॉस्पिटल्स थे उनके, जहां पर वो लोगों को सेवा करती थी। और जो लोग गरीब रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, वहां जा जाकर वो चेक करती थी कि कौन ऐसा है जिनको मदद की जरूरत है। मदर टेरेसा के बारे में उनका आपको पढ़ना चाहिए। उनका जितना भी लाइफ था, लाइफ हिस्ट्री जो थी, उनको पढ़ोगे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। बोलिए। मैम मदर टेरेसा की मूवी देखी है। मूवी देखी है, वेरी गुड। तो उसमें क्या बताया था, बताइए क्या आपने देखा उसमें ऐसा खास मैम जो आपको इफेक्ट पड़ा हो जिससे? मैम गरीबों के मैम झोपड़ी में जाती थी मैम, उनके पास जो भी सामान रहता था मैम वहाँ पर बेच के मैम कुछ पैसे से मैम गरीबों की मदद भी करती थी। सोचो, इतना सेल्फलेस कोई कैसे हो सकता है? अगर हमसे कोई कह देता है कि मुझे अपनी थोड़ी देर के लिए पेंसिल दे दो, तो हम एक बार सोचने लग जाते हैं कि ये मेरी पेंसिल खराब तो नहीं कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे भी महान लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ का कोई फिक्र नहीं रहता है। वो सिर्फ क्या सोचते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको जो कष्ट है, उसको जो दुख है, जो मिजरी है उसके पास, उसको मैं कैसे ठीक कर पाऊं, है ना? वो अगर ठीक हो जाएगा, वो अगर खुश हो जाएगा, तो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको अच्छा लगता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हमारी फैमिली में, हमारे घर में जितने लोग हैं, बस हमको उनकी फिक्र रहती है कि मेरे ब्रदर को कुछ ना हो, मेरे फादर मेरी मदर अच्छी रहे, उनके पास सब कुछ रहे, कुछ कमी ना हो। लेकिन सेम यही चीजें दूसरों के लिए जब हमारे मन में आ जाएगी, है ना, जब दूसरों के लिए हम इतना ज्यादा सेंसिबल हो जाएंगे, इतना ज्यादा हम सेंसिटिव हो जाएंगे दूसरों की फीलिंग्स को लेकर, दूसरों के सौरोज को लेकर, तब हम एक महान व्यक्ति बन पाएंगे जैसे ये लोग थे। तो बच्चों, आप लोगों को ये सारे जो महान लोग हैं इनकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। जितनी इनकी बुक्स आती हैं, देखो आप ऑनलाइन भी मिलती है, स्टोर्स पर भी मिलती है, अगर अवेलेबल आप जा पाओ तो बहुत सारी ऐसी बायोग्राफीज हैं जो खाली टाइम में, छुट्टी में या संडे को हमें एक बायोग्राफी जरूर पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ो, किसी मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम में पढ़ो, लेकिन एक आदत डालो कि आप अपनी कोर्स की किताब से हट कर भी कोई ऐसी किताब लेकर आओ जिसमें किसी महान इंसान का पूरा बायोग्राफी दिया हो। बच्चों, आप लोगों को अगर मेरा रिकमेंडेशन मानोगे तो मिसाइल मैन, हु वाज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बताइए। द मिसाइल मैन कौन है? नहीं पता? नो मैम। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो प्रेसिडेंट भी थे हमारे इंडिया के, है ना, जो कि अब नहीं है। उनकी अगर आप बच्चों, उनका अगर बायोग्राफी पढ़ोगे। हाँ, मैम उन्होंने ही मैम इंडिया की सबसे पहली मिसाइल बनाई थी। यस मैम। तो उनको रॉकेट। मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? वो मिसाइल्स के बारे में ही सिर्फ वो खोज करते रहते थे, सर्च करते रहते थे। मैम उसी से बहुत मैम महान, इसरो बना था मैम, इसरो। बहुत महान साइंटिस्ट थे। इसरो तो इंडिया का वो है ना, रिसर्च है। सो वो यस बहुत महान साइंटिस्ट मैम। थे। मैम जो रिसर्च कंपनी के मैम इसरो के बहुत थे मैम, उनके दोस्त थे एपीजे अब्दुल अच्छा, कलाम। इसका भी आपने पढ़ा है? यस मैम। हाँ, तो इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं बच्चों, को इसरो में ही काम करते हैं, वहीं पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया का है ना। ये कमेटी जो है, इंडियन नेशनल कमेटी जो है रिसर्च के लिए, यहाँ पर सारा स्पेस का काम होता है। पता है कि नहीं आप लोगों को? जितनी भी मिसाइल्स हैं, जो स्पेस मिशन होते हैं, वो सारे इसरो में ही होते हैं, हमारे इंडिया में। चलो, मैंने आपको बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो बायोग्राफी है, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आपको लैंग्वेज जो प्रेफर करते हैं उसमें खरीदो और पूरी जीवनी एक बार पढ़ना, ठीक है। कभी भी आपको मौका मिलेगा कोई बुक अपनी मन से खरीदने का या ऑनलाइन ऑर्डर करवाने का पेरेंट्स से, तो आप इनकी बायोग्राफी करवाना।
उसमें आप उसको पढ़िएगा, उसके बाद आप उनको बताइएगा कि क्या उससे आपको क्या समझ में आया, कितनी महान स्टोरी है उनकी लाइफ की। पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने कितने स्ट्रगल थे उनके लाइफ में। सारे महान लोगों की लाइफ में होते, उनके लाइफ में भी कितने स्ट्रगल थे। जब भी वो सोचो प्रेसिडेंट बन गए इंडिया के, सोचो। सो आप लोग भी इतने महान नहीं तो थोड़े महान तो बन सकते हो ना। आपका जो जो काम है उसमें तो आप आगे जा सकते हो, है ना। चलो, Amartya Sen was awarded the Nobel Prize for Economics aimed at contributions to welfare economics. तो इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र, उसके लिए अमर्त्य सेन ने उनको अवार्ड मिला था। इकोनॉमिक्स में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, इकोनॉमिक्स से वेलफेयर के लिए, मतलब उसमें बहुत सारा काम इन्होंने किया। अब कैलाश सत्यार्थी received the Nobel Prize for Peace for struggle against the suppression of children and young people and for the right of all children to education. तो बच्चों के, सभी बच्चों के एजुकेशन का जो राइट होता है, उनका जो शिक्षा का अधिकार है, उसके लिए कैलाश सत्यार्थी जी ने बहुत काम किया है ना। शिक्षा के अधिकार के अंदर कौन सी बात आती है बच्चों, कि सारे बच्चों को, है ना, एक एज तक के बच्चों को जो एजुकेशन है सॉरी जो एजुकेशन है वो फ्री दी जानी चाहिए, है ना। यस मैम। एक सेकेंड। तो 6 से लेके 14 ईयर्स तक के एज के जो बच्चे होते हैं, उनको आप देखो, जो गवर्नमेंट होती है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। आपने सुना होगा मिड डे मील्स के बारे में, है ना, जो स्कूलों में खाना दिया जाता है, बुक्स दी जाती है ना, बैग दिए जाते हैं। ये सारी चीजें क्यों दी जाती है, एजुकेशन के राइट की वजह से, शिक्षा के अधिकार की वजह से। उनको ये राइट है कि उनको पढ़ाई कराई जाए, उनको फ्री में पढ़ने दिया जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना। गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट स्कूल में ही होगा ये राइट। और कैलाश सत्यार्थी जैसे जो लोग होते हैं, वो चिल्ड्रन के लिए वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो राइट है ये अच्छे से इम्प्लीकेट हो रहा है कि नहीं, और बच्चों को एजुकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और अगर बच्चों ये बताइए, जब आप लोग पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है पढ़ने के लिए बच्चों, सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्थ, है ना। तो हेल्थ के लिए हमारे पास खाना होना चाहिए। जब तक कोई बच्चा खाना नहीं खाएगा वो पढ़ेगा कैसे। इसीलिए मिड डे मील बनाया गया है, जहाँ पर बच्चों को मिल्क, फ्रूट्स और कभी कभी मेडिसिन, खाना, पूरा सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि उनके राइट ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने ये सब के लिए काम किया है। He shared his prize with मलाला यूसुफजई ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये प्राइज उनको मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया है। मतलब मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं, उन्होंने भी लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत काम किया। मतलब वो बहुत छोटी सी थी तब से वो ये सब काम कर रही है। मतलब उन्होंने पाकिस्तान में लड़कियों की जो एजुकेशन होती है उसके लिए आवाज उठाई, और आज वो एक बहुत बड़ा नाम है इस मतलब field में. So, beside the ever following are the people of Indian origin but subsequently became non-citizens of India. So they are all still considered Indian nobles. Literates these are. तो ये लोग इंडियन सिटीजन तो नहीं थे, है ना, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन तो नहीं थे, लेकिन फिर भी नॉन इंडियन सिटीजन होने के बाद भी इनके काम के लिए, इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। जैसे कि हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामाकृष्णन, रोनाल्ड रॉस, रुडयार्ड किपलिंग और दलाई लामा। दलाई लामा के बारे में आप अभी भी देख सकते हो न्यूज में, वो अभी भी उनका आता रहता है। So beside the above, the two personalities of India were nominated for this award, but they were not given it. They were Mahatma Gandhi and Sri Aurobindo. मैम, हाँ मैम रुक
किपलिंग मैम राइटर है ना? हाँ, हैरी पॉटर किसने लिखी है? यस मैम। हैरी पॉटर किसने लिखी है? मैम हैरी पॉटर नहीं देखी मैम, पढ़ी है। आपने हैरी पॉटर नहीं देखा मूवी? मैम किपलिंग। हाँ, रुडयार्ड किपलिंग ने तो लिखी है, लेकिन हैरी पॉटर जब मतलब आप लोग तो अभी छोटे हो, शायद जब हम लोग बच्चे थे तब की ये मूवी है, और ये तब मतलब बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में थी, और इसके बहुत सारे पार्ट्स बने हैं, एटलीस्ट 5-6 से ज्यादा ही पार्ट्स बने हैं इसके, शायद हमें ठीक से याद नहीं है। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तब हैरी पॉटर देखना मतलब सबसे मतलब बच्चों का सबसे फेवरेट मूवी वही हुआ करता था, हैरी पॉटर। आज के टाइम पे आपकी सबसे फेवरेट फिक्शन मूवी कौन सी है, बताइए? मैम मार्वल की। हाँ, मैम मार्वल की। मार्वल की, अच्छा। हाँ, तो मार्वल तो अभी बहुत है ना, एंड ऑफ वॉर्स और ये कैप्टन अमेरिका, ये सारी मूवीज इन्फिनिटी ना। वॉर। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तब हैरी पॉटर की मूवी मतलब बेस्ट मानी जाती थी फिक्शन के, और इसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, बहुत ही अच्छी मूवी है। इसमें एक लड़का होता है जो एक ऐसे स्कूल जाता है, मैजिक स्कूल। हाँ, मैजिक स्कूल जाता है, जहाँ पर डम्बलडोर प्रोफेसर होते हैं, एक तरह से वहां के प्रिंसिपल होते हैं, और वो सारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और वो वहाँ के प्रिंसिपल है, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स है वो क्या सिखाते हैं, उनको जादुई ट्रिक्स सिखाते हैं, और सबको एक एक स्टिक दी जाती है, जादू वाली खड़ी मैम ये होती है। पुराने जमाने की बात इसमें मूवी में दर्शाए गए। हाँ, उस उनके लिए तो वो मतलब रियल है, लेकिन आप सबको पता है कि ये एक साइंटिफिक मूवी है, फिक्शन है यहाँ पर। लेकिन आप उस मूवी को देखोगे ना तो इतना अच्छा अच्छा उसमें मतलब दिखाया गया है, पिक्चराइजेशन उसका इतना बढ़िया है कि बहुत रियल लगता है। तो हैरी पॉटर के जो पेरेंट्स रहते हैं उनको कोई जो बुरा इंसान रहता है उसे मार दिया रहता है, तो हैरी पॉटर थ्रू आउट द मूवी ही फाइंड आउट कि किसने उसके पेरेंट्स को मारा है ना, तो ये पूरी मूवी में दिखाया जाता है। तो आपको कभी ये मौका मिले टीवी पर, कभी छुट्टी वाले दिन अगर ये मूवी आएगी तो आप उसको वॉच करिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी लगेगी आपको। हाँ, सो महात्मा गांधी हो गए, अरबिंदो हो गए, और अब आते हैं टेक्स्ट पर। देयर हैव बीन instances where the great inventions have occurred by chance। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो महान महान जो खोज हुई है वो बाय चांस हो गई। तो आप लोगों को पता है कि फायर की खोज कैसे हुई थी? मैम आदि मानव से। आदि मैम उनसे मानव लोग गलती क्या से कर हुई रहे थी। थे? हाँ, वो लोग मैम वो ऐसे लोग मैम सब कैसे घिस रहे थे, मैम उनसे गलती हाँ से आप। हाँ, तो स्टोन को वो लोग ऐसे ऐसे घिस रहे थे, उनको अचानक से स्पार्कल दिखाई दिया। मैम छोटे छोटे बच्चे हाँ मैम घिस रहे थे, मैम उससे मैम उन जैसे ही आग लगी वो लोग उधर से भाग गए। मैम इस हाँ, पर एक मूवी भी उनको बनी है। अच्छा, मतलब सारी जो काम की बातें उस पे जितनी भी मूवीज बनाई गई हैं सब अभय ने देख रखी है। वेरी गुड अभय, कीप डूइंग दिस वर्क, ठीक है। जो जो भी आपको अगर मूवीज के थ्रू भी बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो वो हमको देखनी चाहिए, जितनी भी हमें मैम एजुकेशनल मोरल मूवीज वैल्यू होती की हैं। मूवी थी। अच्छा, तो इसी तरह से जैसे आग का आविष्कार हुआ, ऐसे बहुत सारे महान आविष्कार ऐसे एक्सीडेंटली होते गए हैं, एंड देयर हैव अकर्ड ग्रेट अकम्प्लिशमेंट बाय मिस्टेक। और बहुत बार गलती से भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिली है, मतलब अकम्प्लिशमेंट मतलब बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बहुत महान महान चीजें हमको हासिल हुई है बाय मिस्टेक of them। The institution of the Nobel Prize is one। और नोबल प्राइज देने की एक ही इंस्टीट्यूशन है, एक ही संस्था है जहां से नोबेल प्राइज
दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल 1833 1896 मतलब 1833 में उसका बर्थ हुआ था और 1896 में वो डेथ था। तो अल्फ्रेड नोबेल करके एक व्यक्ति थे, वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जो महान एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ही हैड स्टडीज केमिस्ट्री एंड इन्वेंटेड 3 ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्लोजिव इन द वर्ल्ड। उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा और 3 सबसे महान जो दुनिया के एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक जिनसे मतलब ब्लास्ट होता है, उनके बारे में इन्होंने रिसर्च किया, पढ़ाई किया। और दीज आर डायनामाइट, जिसमें से एक क्या है, डायनामाइट है, यूज स्ट्रक्चर्स, जिसको बिल्डिंग्स आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कभी कभी टीवी में वीडियो दिखाता है डिस्कवरी चैनल पे तो खास तौर पे, कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जब गिराया जाता है तो उसको अब जो मजदूर रहते हैं वो तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नहीं गिरा पाएंगे अकेले, तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा, गिराएंगे लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, तो एक बार में उनको कैसे गिरा सकते हैं, एक्सप्लोड करके। और एक्सप्लोड करने के लिए क्या लगाते हैं, डायनामाइट। तो डायनामाइट से बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है उसको गिरा दिया जाता है। दूसरा क्या है, गेलिग्नाइट। गेलिग्नाइट जो है होती है। हाँ, गेलिग्नाइट को किसके लिए यूज करते हैं, माइनिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब जो गुफाओं को नहीं, जहाँ अब वो जो सोना होता है, गोल्ड होता है और जो डायमंड होता है, उसको माइन करके तो निकालते हैं ना हम लोग। तो गुफाओं के अंदर से, जो पहाड़ों के अंदर से जो निकाला जाता है माइन करके, उसके लिए गेलिग्नाइट का यूज करते हैं। एंड ब्लास्ट बैलिस्टाइट, बैलिस्टाइट जो होता है, इसको क्या यूज करते हैं, यूज इन रॉकेट प्रॉपलिंग। मतलब रॉकेट को जो उस रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं ना, उसका जो विस्फोट होता है, उसको जो बनाने में जो तैयार किया जाता है, उसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, बैलिस्टाइट का। तो ये तीनों जो इतने महान एक्सप्लोडिंग जो चीजें हैं, विस्फोटक जो है, इनका इन्वेंशन किसने किया है, Alfred Nobel. Good. So, in the list of 101 things that has changed the world, dynamite occupies a prominent place because it is extremely used in laying down roads and railways, as well as digging tunnels and canals, especially in the rocky areas. तो 101 ऐसी चीजें हैं, 101 ऐसी चीजें हैं दुनिया में, लिस्ट में, जिनकी खोज से मानव जो है, इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, ये बहुत आगे चले गए। मतलब हमको बहुत सारा फायदा मिला उससे। बना था। हाँ, सो इन्हीं 101 चीजों में से डायनामाइट जो है, से बना था। हाँ, तो डायनामाइट भी जो है, उसका भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है इन 101 चीजों की लिस्ट में, क्योंकि डायनामाइट की वजह से बहुत फायदा हुआ है। स्पेशली जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर अगर कुछ भी बनाना है इंसान को, तो वो कैसे बनाएगा, पहाड़ों को काटना पड़ेगा ना। तो पहाड़ों को काटने के लिए डायनामाइट बहुत ही यूजफुल होता है। डायनामाइट की वजह से एक बार में ही उस बड़ी बिल्डिंग हो या कोई हिल हो, उसको एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां भी बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई हैं, बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जो इंसानों के वेलफेयर के लिए होती है, और उसको बनाने के लिए उसको एक्सप्लोड करना पड़ता है पहले। तो डायनामाइट बहुत ही यूजफुल होता है। रेलवे, जब रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं, है ना, रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं पहाड़ों पर, अब पहाड़ों पर भी तो ट्रैक बनेगी, रोड बनेगी, तभी तो लोग आए जाएंगे जो वहां रहते हैं। फिर टनल्स जब बनाई जाती हैं और कैनल्स बनाई जाती है, मतलब ये सारी चीजें जो बनाते हैं, इनको डिग करने के लिए, टनल्स को डिग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डायनामाइट। डायनामाइट एक जगह पर मतलब डायनामाइट से एक्सप्लोड करा दो, तो वहां पर फिर बैठकर डिगिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा। These inventions made him a very wealthy and successful man. और इसी इन्वेंशन की वजह से, ये जो इन्वेंशन इन्होंने किए हैं, इनकी वजह से ये बहुत अमीर हो गए थे, मतलब बहुत वेल्दी हो गए थे और बहुत सक्सेसफुल थे। With the huge fortune he made from these inventions, Nobel bought
an engineering company called Bofors and turned into an arm manufacturers. तो जो इनके पास इतना पैसा था, जो चीजें थी, उसके वजह से इन्होंने एक महान बोफोर्स नाम का इंजीनियरिंग कंपनी बनाया, जिसमें इन्होंने क्या किया, जहां पर ये हथियार बनाते थे, मतलब इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी चीजें ये बनवाते थे। He made much more wealth designing and selling cannons and guns around the world. और पूरी दुनिया में ये हथियार जो बनाते थे उसको सप्लाई भी करते थे, guns, cannons, पूरी दुनिया में। It was by chance that in 1888 Alfred Nobel got the chance of reading his own obituary, and the way it was given he did not like it. तो बाय चांस इनको अपने बारे में इनका मृत्यु लेख, मतलब जब कोई किसी के मरने की बात जो रहती है वो इनको पढ़ने को मिल गया, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात कि मेरे मरने के लिए इसमें लिखा हुआ है। What had happened in fact was that his brother visited France and he died there. उनका ब्रदर जो था वो उनको देखने गया वहां पर, तो वो वहीं पे मर गए। A French newspaper thought that it was Alfred Nobel himself who had died, and so it published an article that went like this. तो उनके ब्रदर उनसे फ्रांस मिलने गए, तो फ्रेंच के न्यूज़पेपर वालों को लगा कि ब्रदर वहां पे गए और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। तो फ्रेंच के न्यूज़पेपर वालों को लगा कि अल्फ्रेड नोबेल की ही मृत्यु हो गई, वही डाइड कर गए। तो उन्होंने छाप दिया, और क्या छापा, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। उन्होंने ये हेडलाइन डाली, और क्या लिखा था, Dr. Alfred Nobel, who became rich by finding ways to kill more people faster than ever before, died yesterday. तो हेडिंग में क्या लिखा था कि जिन्होंने डेथ की खोज की उन्हीं की डेथ हो गई। तो न्यूज़पेपर वाले लोग जिंदा इंसान को भी मार दिए। तो ये पढ़ने के बाद अल्फ्रेड नोबेल को बहुत बुरा लगा। तो मर्चेंट ऑफ डेथ क्यों कहा गया उनको, बताइए न्यूज़पेपर में? क्योंकि वो हथियार बनाते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मर्चेंट का मतलब होता है बच्चों सौदागर, मतलब जो सौदा करता है, व्यापार करता है। तो वो गन्स बनाते थे और जितने भी सारे इक्विपमेंट्स बनाते थे ब्लास्टिंग के, उससे जान का खतरा तो रहता ही था। तो उनको मर्चेंट ऑफ डेथ कहा गया, और इससे उनको बड़ा बुरा लगा कि मतलब इंसानों की भलाई के लिए मैं इतना इन्वेंशन कर रहा हूँ, इतनी खोज कर, इतना मेहनत कर रहा हूँ, और लोगों ने मुझे ही मर्चेंट ऑफ डेथ कह दिया। सोचो कितनी बुरी बात है। After Nobel got to read his death notice, he was shocked and dumbfounded to read this. उनको बहुत ही ये मतलब वो सोच में पड़ गए, एकदम स्तब्ध रह गए कि बताओ ऐसा भी कोई लिख सकता है। He wondered if it was that people thought of him. उनको लगा लोग उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो merchant of death है, मौत के सौदागर है। He asked himself, is this the legacy I would leave to the world? उनको लगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैंने जो किया दुनिया की भलाई के लिए, जो मैंने खोज की है, वो सही थी या गलत थी। तो नोबेल डिसाइडेड टू गिव अ गुड टर्न टू हिज नेम। नोबेल ने डिसाइड किया कि वो अपने नाम कुछ खराब होने से बचाएंगे, और फिर उन्होंने क्या कि he decided to make use of his vast wealth to make a positive difference to the world. उन्होंने दुनिया में अपने पैसे का यूज करके कुछ नया चेंज लाने की सोची। He set up a foundation with $250 million इन फंडिंग। इतना पैसा फंड से और अपना पैसा लगाकर उन्होंने एक संस्था बनाई। The foundation was tasked to consult the leading experts in the world and hand out prizes to people who had made great contributions to humanity. There would be prizes for sciences, literature and promoting peace. तो उन्होंने जो एक्सप्लोड बनाया और जो गन्स बनाई, जो उनको डर लगा कि उनको मर्चेंट ऑफ डेथ कहा गया है, सच में क्या मैंने गलत कर दिया ये सब बनाकर, किसी से लोग अगर अच्छे काम करते तो बुरे काम भी इससे करेंगे। तो उन्होंने अपनी इस चीज को कंपनसेट करने की, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने सारा पैसा लगाकर एक संस्था बनाई, जिसमें उन्होंने लोगों, जो भी लोग साइंस में, लिटरेचर में और अच्छे समाज में, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम करेंगे, उनको वो अपनी तरफ से प्राइज देंगे। इसीलिए इस प्राइज का नाम क्या पड़ा? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, क्योंकि इसके एस्टैब्लिशर कौन थे?
अल्फ्रेड नोबल मैम, उनके नोबल नाम नोबल हाँ, प्राइज। और अल्फ्रेड नोबल ने किसकी क्या इन्वेंट किया था बताइए? मैम डायनामाइट। मतलब 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्लोड और गन और कैनल, है ना, जिनसे युद्ध की संभावना हो सकती है ना, जिससे लड़ाई झगड़ा ये सब। तो कितनी मतलब कितना इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ये भी सोचो कैसे कैसे महान महान लोग हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग से अपना एक बुक नहीं पढ़ा जाता। वैसे आप लोग तो पढ़ते हो, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। जितना बताया उतना समझ में आया बच्चों अच्छे से? यस मैम, पूरी तरह से समझ में आ गया। चलो, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड इसकी एक्सरसाइजेज जो है उसको भी हम लोग कर लेंगे। ओके, ओके मैम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम।